स्वागत है बच्चों आप सबका। हम पिछले 4 वीडियो बना चुके हैं एनसीईआरटी की 11th क्लास की केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 1 और उसमें 4 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इस डिस्कशन में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। हम जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे पता लगाएं। तो मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि जितने भी एटम होते हैं किसी एक एलिमेंट के, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एटम है, मॉलिक्यूल हैं, वो आइसोटोप के फॉर्म में होते हैं। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस परसेंट अकरेंस, है ना, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटोप हो सकते हैं, है ना। जैसे आपके कार्बन के आइसोटोप हो सकते हैं 6C12, 6C13, 6C14। इन के रिलेटिव अबंडेंस आप देख रहे हैं कि 98.892, 1.108, 2 × 10⁻⁻10 और एटॉमिक मास हम देख रहे हैं कि 12, 13.002, 335, 14.00317। ये हम रिलेटिव एटॉमिक मास देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ऊपर के इस डाटा को एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के फॉर्म में निकालें तो हम 0.98892 इंटू 12 यू करेंगे प्लस 0.01108 इंटू 13.00335 यू करेंगे प्लस 2 × 10⁻⁻20 इंटू 14.00317 यू करेंगे और हमारा आंसर आएगा 12.011। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास हो गया। किसके लिए? किसी भी एलिमेंट के लिए, यहाँ पे कार्बन के लिए हो गया। तो इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट द एटॉमिक मास मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एवरेज एटॉमिक मासेस। तो यही जो आपका एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मान ले H2O है तो H2 का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, दोनों को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 18। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास of each element by the number of its atoms and adding them together. For example, molecular mass of methane, which contains 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms, can be obtained as follow. पहले हम कार्बन का मास रखते हैं, जो मैंने अभी एवरेज मास निकाला था 12.011, प्लस हाइड्रोजन का मास रखते हैं 4 × 1.008 यू और ये हो जाएगा 16.043 यू। तो सिमिलरली हम किसी और कंपाउंड का भी जैसे हमने वाटर के बारे में बताया था तो वाटर का मास आपका 18.0 यू हो सकता है। अगर हम इसी तरीके से फार्मूला मास निकालते हैं तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में थोड़ा सा डिफरेंस है। Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent units. In such a compound, positive sodium ion and negative chloride ion entities are arranged in 3-dimensional structure। जैसा कि हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड की पैकिंग में 6 सोडियम के आयन क्लोराइड को अरेंज करके रखते हैं, क्लोराइड के आसपास होते हैं, और सोडियम आयन के आसपास 6 क्लोराइड आयन्स होते हैं। अब हम कह सकते हैं इट में बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 Na+ ion is surrounded by 6 Cl- ion and vice versa. The formula such as NaCl is used to calculate formula mass instead of molecular formula mass as in the solid state सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी। तो हम आयनिक कंपाउंड में ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जय हिंद। अभी मैंने आपको बताया कि NaCl का फार्मूला मास निकालना है। तो सोडियम का मास होता है 23 यू और 35.5 होता है क्लोरीन का। तो मास हो गया 58.5। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम ग्लूकोज का निकाल सकते हैं। तो कार्बन का मास हम जानते ही हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास जानते हैं और ऑक्सीजन का भी मास जानते हैं। तो उनकी हेल्प से हम 180.162 यू निकाल। हम बात करने वाले मोल कॉन्सेप्ट की। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। उनके नंबर को समझना, उनकी अमाउंट को चेक करना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। तो इस सब चीज़ को हैंडल करने के लिए, है ना, वी डिनोट 1 डजन, जैसे हम करते हैं कि 12 आइटम और 20 आइटम, ग्रॉस 114 आइटम, है ना। तो हम इसी तरीके से हम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन और आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम SI सिस्टम के अकॉर्डिंग मोल के रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th
base quantity for the amount of substances. The mole symbol, mole is a SI unit of amount of substance. 1 mole contain exactly 6.02214,076 into 10 to the power 23 elementary entities. This number is the fixed numerical value for Avogadro constant. इसे हम कैपिटल N स्मॉल कैपिटल N कैपिटल बेस पर स्मॉल a कैपिटल A लगा सकते हैं. कैपिटल A लगा दें कैपिटल N के बेस पर. तो when expressed in the unit mole per inverse and is called Avogadro number. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल n हो गया. ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन दिस सिस्टम मेजरिंग of a number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom or molecule, an ion or electron, proton, neutron, कुछ भी कोई भी एंटिटी हो सकती है. अदर पार्टिकल्स स्पेसिफाई ग्रुप कोई पार्टिकल हो सकता है, आइंस हो सकते हैं. इट मे बी emphasized that the mole of substance always contains the same number of entities no matter what is substance may be. क्या substance पता नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं. In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by the mass spectrometer and found to be equal 1.99 to 648 into 10 power minus 23 gram. Knowing that 1 mole of carbon weight कितना होता है 12, इसी को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है आपका 6.0221367 इंटू 10 टू पावर 23 एटम पर मोल. ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. अब इस पॉइंट के अंदर है एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर और कांस्टेंट एक ही बात है. दिस नंबर ऑफ एंटिटी इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इज गिव अ सेपरेट नेम symbol. It is also known as Avogadro constant. Avogadro number denoted by Na in honor of Amedeo Avogadro. To appreciate the largeness of this number, let us write it with all zeros without using any power of 10. ये तो आपका हो गया, जैसे 602213670000 hence so on. So many entities, atoms, molecules, particles, ions, electron, proton, neutron constitute 1 mole of particular substance. हम ऐसे भी कह सकते हैं इस संख्या को 6.022 इंटू 10 पावर 23 के एटम्स के टर्म में भी, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, है ना. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे. 1 मोल ऑफ वाटर में, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में इतने फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे. हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज़ ईजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस or constituent entities. The mass of 1 mole of substance is in gram is called its molar mass. किसी भी पदार्थ का, जो किसी भी पदार्थ है उस पदार्थ का ग्राम में मास ही मोलर मास है. तो मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास. ठीक है, इस तरीके से मोलर मास ऑफ वाटर को हम कह सकते हैं 18.02 ग्राम पर मोल. मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने अभी फाइंड आउट किया था 58.5 ग्राम पर मोल. अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, जैसे हमारे पास Na2CO3 है, CS4 है, कोई ग्लूकोज है, उसमें अलग अलग एटम की परसेंटेज कैसे पता करें, तो हम क्या करें, पहले हम उसका फार्मूला मास निकाल लें. फार्मूला मास निकालने के बाद हम ये देखें उसका टोटल मास कितना आ रहा है, फिर हम फार्मूला लगा दें. ठीक है, तो फार्मूला लगाने का तरीका हम बताते हैं कैसे करना है. व्हाट इज़ द फार्मूला और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट and in what ratio as they present in given compound. For non-compound also such information provider check whether the given compound or sample same percentage of element as present in the pure sample or other. तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, let us understand by the taking an example of water. हम जानते हैं कि पानी है, पानी के अंदर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है. द परसेंटेज कंपोजिशन बोथ ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड. हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे. तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल मास ऑफ दैट एलिमेंट, चाहे हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन, इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. तो कंपाउंड के मोलर मास से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आपके परसेंटेज आ जाएगा. तो अगर हम मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 11.18 होगा. मास परसेंटेज हम ऑक्सीजन की बात करें तो 88.79% होगा. इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को आसानी से इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इथाइल एल्कोहल की बात हो
है ना। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इथाइल अल्कोहल में आपका 52.14% होगा। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इथाइल अल्कोहल में होगा 13.313%। और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम इंटू 100 अपॉन 46.068 ग्राम तो 34.73 ग्राम होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन of a percent of mass, let us now see what information can be obtained from the percentage composition data। हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम देखते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला। अब देखिए, एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे बेंजीन का जो आपका क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला, जैसे मान लो बेंजीन का फार्मूला ही होता है C6H6, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला केवल और केवल CH, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो मॉलिकुलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर। मॉलिकुलर फार्मूला से तो हमें इक्वल नंबर जितने भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल एटम्स पता लग जाते हैं। इफ़ द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड। अगर हमें मास परसेंटेज मालूम है, जैसे मान लो ग्लूकोज में कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का मास नंबर मालूम है, तो हम आसानी से उसके फॉर्मूले को पता कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और इसके साथ साथ बड़े बड़े वीडियोज़ होंगे, तो उसमें मैं टेबल बना करके समझा दूंगा, जहाँ पर केवल मेथड्स बताएं, कन्वर्जन ऑफ द मास परसेंटेज टू ग्राम, उसके किसी भी मास परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड करके और उसके नंबर ऑफ़ वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ पे निकाला गया है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले गए, मोल्स ऑफ कार्बन निकाले गए, मास ऑफ क्लोरीन निकाला गया, इस तरीके से निकाल लिया। फिर हम उसका सिंपलेस्ट नंबर निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे छोटी से छोटी संख्या को, और HCl उसमें जो परसेंटेज आएगा उसमें हम डाल देंगे। अगर हमें मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू को हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मॉलिकुलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास से n की वैल्यू निकल आएगी, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमने फार्मूला निकाल लिया C2H4Cl2। तो इसे हम आपको बता देंगे एक कैलकुलेशन करके, ठीक है। NCERT में प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। अगर हम स्टोकियोमेट्री की बात करें, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करें, तो वर्ड स्टोकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टोकिंग मीनिंग एलिमेंट, मेट्रोन मीन्स मेजर। एलिमेंट के प्रॉपर मेजरमेंट को ही हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वॉल्यूम दे रखा है, समटाइम्स डेंसिटी दे रखी है, कोई भी पदार्थ दे रखा है, उसका नंबर ऑफ मोल दे रखा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो हम केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे मास, ठीक है। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ जानते हैं, समझना चाहते हैं, और वो है आपकी ये आपका इक्वेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। जैसे आपका CH4 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहा है, और मीथेन और डाई ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये प्रोडक्ट्स होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि मीथेन कितने मोल ऑफ O2 से रिएक्शन कर रहा है और कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन को ही हम स्टोकियोमेट्री करेंगे। जैसे 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव अप 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ H2O। तो इसे केमिकल रिएक्शन से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जो मैंने आपको समझाया। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन में देख ही रहे हैं कि मीथेन गैस है और उसके साथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म, और प्लस 2H2O ये गैस फॉर्म बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव, हाँ। तो अब हम एक और चीज़ बताते हैं कि अगर हम मोल की बात करें ना, तो 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर ऑफ द वाटर। अच्छा, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब 32 × 2 के साथ, टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये रिलेशन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से, मास अपॉन वॉल्यूम की हेल्प से, मास इक्वल मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की हेल्प से। तो ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब रिएक्शन होगी तो लिमिटिंग रीजेंट का बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। मैनी टाइम्स रिएक्शंस आर कैरीड आउट विद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं, हमें नहीं मालूम है कि कौन सी पदार्थ का कितना अमाउंट किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, और डिफरेंट देन अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का तो अलग काम है, लेकिन आपस में रिएक्ट करने के लिए एक प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है। इन सच सिचुएशन 1 रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इसके केस में हम जानते हैं कि रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड। अब केमिकल रिएक्शन में ऐसा पदार्थ जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वेट एवर be the amount of the other reactant, hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called a limiting region। तो आप लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन समझने से पहले आप इसे देखो, केमिकल रिएक्शन करके देखो। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इन लेबोरेटरीज आर कैरीड आउट इन सॉल्यूशंस। बहुत सारी रिएक्शन हम देखते हैं कि वो सॉल्यूशंस में होती हैं। और बैलेंसिंग तो आप 10th क्लास में देख ही चुके हो, तो आप बैलेंसिंग करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो इसे आप केवल देख सकते हो। एक केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं समझा दूंगा। अगर हम इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देख के क्या इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। अब जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो मास परसेंटेज भी हो सकता है, वेट बाई वेट हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोलरिटी हो सकती है, मोलरिटी हो सकती है। वैसे हम इस टॉपिक को 12th क्लास के सॉल्यूशन वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। अब हम ये मास परसेंटेज को देख लेते हैं पहले, मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंट देखते हैं, मतलब अलॉय बना उसमें मास परसेंटेज, तो मास परसेंट इक्वल हो गया मास ऑफ सॉलिड इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या है, जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लेंगे, सॉलिड के मोल निकाल लो, सॉल्वेंट के मोल निकाल लो। अगर आपको सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉलिड के मोल अपॉन सॉलिड के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। अगर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल को सॉलिड के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल से डिवाइड कर दो, या कह सकते हो कि सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर दो। तो सॉलिड के मोल को हम Na से, मोल फ्रैक्शन को Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्वेंट को Nv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा खुद का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। Na और अपॉन होता है Na प्लस Nv। Na का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड है और Nv का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों की एडिशन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस हम अपना सकते हैं नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें मोलरिटी पता करनी है, तो हम सब जानते हैं किसी भी पदार्थ के मोल जब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में घोले जाते हैं, एक लीटर में घोले जाते हैं, तो उस पदार्थ की मोलरिटी होती है। इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है मोलरिटी, कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज वी हैव 1 मोल solution of a substance say NaOH and be bonded to prepare 0.2 mole solution from it. 1 mole NaOH means 1 mole of NaOH present in a 1 liter of a solution. For 0.2 mole solution का मतलब इतने मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व होना है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में लेते हैं। एक बात बता दें कि जो मोल है जो सॉल्यूशन तुमने बनाया उसमें तुमने पानी मिला दिया, तो ये फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा, M1V1 इक्वल M2V2 हो जाएगा। जहाँ पर M1 हो जाएगा एक पहले आप सॉल्यूशन बनाया उसका मोल, और जो पानी आपने मिला दिया वो नया होगा M2, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को पता लगा सकते हैं उनके सॉल्यूशन के आधार पर, ठीक है। तो ये आपकी है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है। ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट की बात होती है, इसलिए ये तरीका मोलरिटी से बेस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरिटी में जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो किलोग्राम में लिया जाता है, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा टेम्परेचर का अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। तो मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करती है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, और ये आप सबसे ज़्यादा पढ़ोगे कहाँ पर, आप कहाँ पर पढ़ोगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से हमने 5 वीडियो बनाए NCERT की। अब मैं इस फर्स्ट चैप्टर को भी बोर्ड पर भी पढ़ाऊँगा, तो मैं 3-4 मेथड से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जो मेथड आपको बेस्ट लगता है वो आप अडॉप्ट करिए, और आशा करता हूँ कि आप अपने फ्यूचर में पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे, केमिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे। थैंक यू सो मच।